वेलकम टू यूनिट 9। ठीक है, नवे अध्याय स्वागत है आपका। लेजिस्लेशन एंड इलेक्टोरल पॉलिसी भाग 5। ठीक 5। इसमें हम इलेक्टोरल मेंबर्स, पार्टीज, इलेक्शंस और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं निर्वाचक यानी इलेक्टोर कौन। अनुच्छेद 326 देश में वयस्क मताधिकार का मूल सिद्धांत प्रदान किया है। ठीक है, कौन से ने ये कौन सा सिद्धांत बात करता है, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 326। ठीक है, और तद अनुसार संसद ने जो रिप्रेजेंटेशंस पीपल्स एक्ट यानी कि जो आरपीए है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की क्रमशः धारा 19, 19 और 16 में निर्वाचक नामावली में पंजीकरण की विशेष शर्तें, ये किसमें है? धारा 19 में। और पंजीकरण के लिए जो निरर्हता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन वो किसमें? 16 में है। ठीक है, निर्धारित की है। और भारत में निर्वाचकों की 3 श्रेणियाँ होती है। कितनी? 3 होती है। पहला सामान्य निर्वाचक होता है, जनरल इलेक्टोरल। ठीक है, उसके बाद प्रवासी होते हैं जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, उसके बाद निर्वाचक ये देखा। और उसके बाद होते हैं सेवा निर्वाचक यानी कि सर्विस इलेक्टोरल। इसमें डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट केवल सेवा निर्वाचकों के लिए, जो सर्विस इलेक्टोरल है उनके लिए जो डाक मतपत्र के द्वारा होता है। जैसे कि आर्मी में कोई है, कोई पुलिस में है, तो वो वोट कैसे करेगा? तो वो जो वोट करते हैं वो पोस्टल बैलेट के जरिए करते हैं। ठीक है, पोस्टल बैलेट के जरिए करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, सामान्य निर्वाचकों के लिए, प्रवासी के लिए नहीं है। ओनली सर्विस निर्वाचक होते हैं, सेवा इलेक्टोरल होते हैं, उनके लिए डाक मतपत्र होता है उनके लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय ने नवीनतम निर्णय के अनुसार मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट, या फिर हम कह सकते हैं लीगल राइट के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि संविधान ने वर्गीकृत किया, नहीं किया है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मतदान का अधिकार है वो कैसा है? मूल अधिकार है या कैसा अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार या कैसा है? नहीं, ये आपका विधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, लीगल राइट है। ये किसने कहा था? संविधान ने कहा? नहीं, किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अनुसार एक वर्डिक्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट दी। ठीक है, और मतदान की जो स्वतंत्रता है, जिसमें नोटा नन ऑफ द अबव एंड ऐसे उपाय शामिल है। ठीक है, और अनुच्छेद 19(1)(a) से व्युत्पन्न, ये किससे उत्पन्न है? नोटा अनुच्छेद 19(1)(a) से व्युत्पन्न है और एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मतदान की स्वतंत्रता क्या है? एक मौलिक अधिकार है का, ये क्या है? मौलिक अधिकार है। और 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। कौन सा? 61वां था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ध्यान रखना, अगर मतदान का अधिकार पूछे तो वो मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि मतदान की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ इलेक्शंस, तो वो आप लीगल राइट होगा। ठीक है, वो 19(1)(a) के तहत, किसके तहत? 19(1)(a) के तहत होगा। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसके बाद 61वें संविधान संशोधन 1900, ये देखा हमने। और निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हता, योग्यता क्या होनी चाहिए, या फिर सभी का पूर्ण होना आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं? ये जो नीचे दी गई शर्तें, उन सभी का पूर्ण होना आवश्यक है। कौन कौन सी? पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद कानून द्वारा तो निर्धारित अर्हता के लिए क्वालिफाइंग डेट है, क्वालिफाइंग डेट पर उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अर्हता तिथि कौन सी? 1 जनवरी। और वह संबंधित जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका मामूली तौर पर निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। और वर्तमान में मामूली निवास के निर्धारण की कोई न्यूनतम अवधि नहीं है। ठीक है, और वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को तहत ऐसे पंजीकरण के लिए निर्धारित नहीं होना चाहिए, मतलब अयोग्य नहीं होना चाहिए। मतलब संसद जो भी नियम बनाती है योग्यता के लिए, तो उसके तहत वो अयोग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? निरर्हताएँ क्या है? निरर्हता में कोई भी एक होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, जो अर्हताएँ हैं उसमें सभी का पूर्ण होना आवश्यक। जो जी भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और 18 वर्ष की पूरी उम्र होनी चाहिए, और मामूली तौर पर एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में ये मामूली निवास के लिए कोई
न्यूनतम अवधि नहीं है, ठीक है। वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत पंजीकरण के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, नियोजन में। तो इन सभी का पूरा होना जरूरी है। लेकिन जो अयोग्यता है, कोई भी एक अगर अयोग्यता है तो भी वो अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। जैसे वो भारत का नागरिक नहीं है तो अयोग्य हो गया, ठीक है। विकृत चित्त यानी कि अनसाउंड माइंड का है तो वो सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और तत्समय यानी कि उस समय भ्रष्टाचार और चुनाव के संबंध में अन्य अपराधों से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत मतदान करने के लिए निरर्थ है। मतलब उस समय अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है, तो वो अयोग्य हो जाए। उसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो रोपा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 11 है, कौन सी 11A के अनुसार मतदाताओं को मतदान से निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि उनको मतदान से दूर रखा जा सकता है, वह योग्य घोषित किया जा सकता है। कैसे? जैसे यदि वह 100 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा उसको। न्यायालय द्वारा रिश्वतखोरी धारा जो BN है, जो अभी भारतीय न्याय संहिता है अभी बनी है, जो IPL थी, इंडियन पेनल कोड था, उसको नए संशोधित रूप है BNS है, उसका नाम क्या है? BNS है। तो BNS की धारा जो 173 है, कौन सी 173 है जो BNS की धारा, वो शत्रुता बढ़ावा देने के न्यायालय द्वारा रिश्वतखोरी की धारा कौन सी है? 173 BNS की। और शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए धारा नया 196 तक गई, कौन सी 196, या फिर धारा 125 जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है उसकी 1951 की, या फिर और मत पत्रों को हटाने के लिए धारा लगेगी 135, किसकी है? रोपा की है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पीपल एक्ट 1951 की धारा 135, ये मत पत्रों को हटाने के लिए। और निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत पत्रों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए धारा कौन सी लगेगी? 136 भाग 2A लगेगी, रोपा, ठीक है। उसके लिए दोषी ठहराया गया हो, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष तक धारा 8A1 रोपा 1951 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भ्रष्ट आचरण, रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव आदि, ठीक है। और कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं है। जो कैदी है उनको मतदान का अधिकार नहीं है, ठीक है। और जब तक कि वे निवारक निरोधन प्रिवेंटली डिटेंट के तहत न हो, किसके लिए? प्रिवेंटली डिटेंट के तहत न हो, ठीक है। और ये धारा कौन सी? 62 रोपा के लिए 1951, धारा 62 रोपा 1991, ठीक है, उसके लिए, ओके। उसके बाद कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं, जो कैदी है उनको मतदान का अधिकार नहीं है, कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं है जब तक कि वे निवारक निरोधन की प्रिवेंटली डिटेन के तहत न हो, ठीक है। और धारा 62 रोपा 1952, ठीक है। इसके बाद पुनरीक्षण के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ रिविजन्स देखते हैं। देखो, निर्वाचकों का पंजीकरण अधिनियम 1960 का नियम 25(1) कहता है, 25 भाग 1 कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली को गहन रूप से या संक्षिप्त रूप से या आंशिक रूप से संक्षिप्त रूप में पुनरीक्षित किया जाएगा, जैसा कि निर्वाचन आयोग निर्देश दे सकता है, ठीक है। और गहन पुनरीक्षण क्या है? इंटेंसिव रिवीजन क्या है? देखो, अभी SIR चल रहा है तो ये इनसे रिलेटेड है। गहन पुनरीक्षण का मतलब होता है कि नामावली नए सिरे से तैयार की जाती है। जो नामावली होती है वो नए सिरे से तैयार की जाती है और बिना पहले से मौजूद नामावली के संदर्भ में लिए। और जो प्रगणक यानी कि एन्यूमरेटर्स या बूथ स्तर के अधिकारी उन्हें सौंपे गए विशिष्ट मतदान केंद्र क्षेत्र के प्रत्येक घर का दौरा करते हैं, ठीक है। ये और एक था संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी कि समरी रिवीजन्स। इसमें नामावली को केवल अद्यतन यानी कि अपडेट किया जाता है और इसमें घर घर जाकर गणना नहीं की जाती है, जबकि इंटेंसिव में घर घर जाकर की जाती है, ठीक है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, ये स्पेशल समरी रिवीजन, जहाँ नामावली में किसी भी अशुद्धि के कारण, जैसे कि किसी स्थान या इलाकों या ब्लॉकों का निर्वाचन के किसी वर्ग को शामिल करने में विफलता या किसी अन्य कारण से निर्वाचन आयोग को ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो ऐसे कारणों को दर्ज करने के बाद किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके हिस्से की नामावली के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दे सकता है। इस प्रकार के पुनरीक्षण के तहत निर्वाचन आयोग विशिष्ट परिस्थितियों के उपयुक्त मौजूदा प्रक्रिया में परिवर्तन अपना सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान घर घर सत्यापन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सभी निर्वाचन क्षेत्रों या कुछ निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में घर घर सत्यापन का आदेश दे सकता है, ठीक है, आदेश दे सकता है। और आंशिक रूप से गहन या आंशिक रूप से संक्षिप्त पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली प्रारूप जो ड्राफ्ट से प्रकाशित की जाती है, ठीक है। साथ ही प्रगणक जो BLO होते हैं उनको सत्यापन के लिए घरों में भेजा जाता है।
और दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद जोड़ने, हटाने, सुधार के अनुपूरक सूचियां तैयार की जाती है और मुख्य मदर नामावली के साथ प्रकाशित की जाती है, जो अंततः प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निर्माण करती है। उसके बाद संसद के सदस्यों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके लिए निर्वाचन अर्हताएं क्या है और उनको क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मानदंड, उसके बाद लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। राष्ट्रीयता, इन सभी के लिए राष्ट्रीयता नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। किसी भी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सभी सदस्यों के चुनाव, नागरिक होना चाहिए। नागरिक का प्रकार कोई भी हो, चाहे आपने जन्म से हो या फिर कहीं से कोई विदेश से आए हो, अगर बस गए हो, तो आपको मतलब इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो मतलब मतलब जो विदेश से आया हो वो नहीं हो। उसका मतलब ये है कि नागरिक हो वो किसी भी प्रकार से नागरिकता, चाहे आपने पंजीकरण से की है, चाहे वो वंशक्रम से नागरिकता ग्रहण की है, चाहे आप किसी विदेश से आके या भारत में बसे हो, लेकिन आपको लीगल नागरिक होना चाहिए इंडिया का, लीगल नागरिक होना चाहिए। जन्म आपका कहीं भी हुआ कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इन सभी के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद के लिए नागरिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार से, किसी भी टाइप से भारत का नागरिक होना चाहिए। और आयु, लोकसभा में 25, राज्यसभा के लिए 30, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। पात्रता, पात्रता 1900 जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 1950 का, उसके द्वारा किसी भी संसदीय क्षेत्र में, देखो लोकसभा के लिए क्या है, लोकसभा के लिए किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, मतलब पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी आप कोई भी निर्वाचन क्षेत्र में बस पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र में। और राज्यसभा के लिए किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए इसमें भी। और राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में क्या है, तो विशिष्ट राज्य के, मतलब जिस राज्य की विधानसभा है, उस राज्य के किसी भी विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र में, उसमें पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका जन्म वहीं जिस क्षेत्र में हुआ वहीं से आप लड़ सकते हो, नहीं। अगर आप किसी भी दूसरे एरिया से लड़ने चाहते हैं तो आपका जो नाम है वो उसमें होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें। और विधान परिषद के लिए इसमें भी कोई भी, मतलब विशिष्ट राज्य की विधानसभा, किसी भी विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। तो ये लगभग सभी के लिए सेम है। देखो जो राज्यसभा है उसमें पहले क्या होता था कि मतलब जिस राज्य से वो चुना गया उसका मतलब वो होना ज़रूरी है सद वोटर, लेकिन अब ये जो शर्त है वो हटा दी गई, तो इसमें नहीं है, ठीक है। और बाकी जो स्टेट विधानसभा है उसमें उस राज्य का नागरिक होना चाहिए और उसी राज्य के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है। बस फर्क इतना है कि उस राज्य के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं विधान परिषद। इसमें क्या है कि मतलब उस राज्य का नागरिक होना चाहिए और उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है। देखा। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन कैसे होता। जो लोकसभा का है वो प्रत्यक्ष होगा, लोकसभा का प्रत्यक्ष होगा। राज्यसभा का ये जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है। और उसके बाद विधानसभा का कैसे होता है, ये प्रत्यक्ष होता है और विधान परिषद का अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और जो नामांकन है, मतलब नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, वो कितने करता है, लोकसभा में 0 करता है, लोकसभा में नहीं करता, राज्यसभा में करता है कितने, 12, साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा में। विधानसभा में करता है कि नहीं करता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा एक जैसी, तो इनमें नहीं करता है। और विधान परिषद में करता है, बिल्कुल कितने करता है, 1/6 करता है, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन पद्धति कौन सी है, इसमें फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम, FT FP फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम। तो प्राथमिकता के आधार पर होता है, मतलब जो जिन्होंने ज़्यादा वोट जिसके तो वही जीतेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें राज्यसभा में होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किसमें, विधानसभा में, और इसमें भी अनुपातिक होता है, ठीक है, राज्य विधान परिषद में। प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया ये होगी जैसे एक मत का एक मूल्य होता है। कोटा क्या होता है, कोटा इसमें राज्य के कोटा, जैसे कि राज्य के कुल विधायकों की संख्या कितनी, राज्य के कुल विधायक है वो कितने, राज्य का कुल विधायक इनटू 100 और बट्टा में जितनी भी वैकेंसी है, रिक्तियाँ हैं, +1,
और उनको सॉल्व करके है जो कॉस्ट ओपन करके +1 करना, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इसमें क्या होगी राज्यसभा में, इसमें विशिष्ट राज्य से राज्यसभा सीट जीतने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम मत है वो प्राप्त करने होते हैं। और विधानसभा में वही सेम जो लोकसभा वाला है, ठीक है, एक मूल्य एक मत बराबर एक मूल्य। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रक्रिया में शायद प्रक्रिया हम पढ़ देते हैं। प्रक्रिया में विधान परिषद में 1/3 विधायकों द्वारा चुने जाएंगे। जो 1/3 है वो किसके द्वारा, 1/3 विधायकों द्वारा, जो मतलब उस राज्य की विधायक है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके द्वारा। उसके बाद 1/3 होते हैं वो स्थानीय निकाय होते हैं, लोकल बॉडीज होती है, उनके द्वारा। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में उल्लेखित है, ये जो 1/3 स्थानीय निकाय हमारा है वो किसमें, संविधान में नहीं है, किसमें है, जो आरपीए है, रोपा एक्ट है 1950, उसमें है, ठीक है। उसके बाद जो 1/12 अपॉइंट करेंगे, ये जो स्नातक है, मतलब 3 वर्ष से स्नातक है, मतलब जिन्होंने स्नातक की 3 वर्ष हो गए थे, तो 1/12 सदस्य को वो नामित करते हैं। और 1/12 को कौन करता है, शिक्षक करते हैं। 1/12 स्नातक और शिक्षक दोनों करते हैं, ठीक है। ये और ये 3 वर्ष से जो शिक्षक है, ठीक है, ये चीज़ें। और उसके बाद मतपत्र बैलेट इनका गुप्त होता है, ठीक है। लोकसभा का होता है गुप्त, ठीक है। राज्यसभा का खुला, सीमित विधायक अपने दल के प्रतिनिधि को अपना मत दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद गुप्त विधानसभा का और विधान परिषद का भी गुप्त होता है। ध्यान रखना, विधान परिषद का गुप्त होता है, विधानसभा का भी गुप्त होता है, और ये इनका भी गुप्त होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो राज्यसभा है, राज्यसभा का खुला होता है, और सीमित विधायक अपने दल के प्रतिनिधि को अपना मत दिखाते हैं। मतलब जो ये आपका मतदाता है वो मतलब जिस दल से है उनको है, जो अपने दल के जो नेता होता है उनको है जो मत दिखाते हैं। तो गुप्त नहीं होता है ये राज्यसभा का गुप्त नहीं होता, बाकी सभी गुप्त होते हैं। अगर मतलब कन्फ्यूजन के लिए आपको पूछा जा सकता है कि लोकसभा का तो गुप्त होता है, तो आप देखते हो राज्य में विधानसभा की गुप्त होगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी होती है, मतलब जैसे कि राज्यसभा और विधान परिषद में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो विधान परिषद है उसका गुप्त होता है, लेकिन राज्यसभा उसका गुप्त नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें। उसके बाद शपथ होती है। शपथ कौन दिलाता है, शपथ की देखो, शपथ की बात करें तो शपथ आपके अनुसूची जो तीसरी अनुसूची है, शपथ कौन दिलाता है, जो 3rd शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची राष्ट्रपति या उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाएगी। किसके अनुसार, जो लोकसभा है, लोकसभा में तीसरी अनुसूची द्वारा राष्ट्रपति या उनकी ओर से नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाएगी शपथ। उसके बाद राज्यसभा में भी तीसरी अनुसूची के अनुसार, ठीक है। मतलब तीसरी उन्हें सबके लिए, राज्यसभा के लिए राज्य विधान परिषद के लिए, विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, और इनके लिए सब में तीसरी अनुसूची है, ठीक है। सब में तीसरी अनुसूची है, ठीक है। तो ये तो एक चीज कॉमन होगी, ठीक है। राज्यसभा के लिए तीसरी, मतलब क्या, शपथ जो औथ होती है, शपथ या प्रतिज्ञा, वो सभी तीसरी अनुसूची के अनुसार लेते हैं। इसमें ये कॉमन बात है कि मतलब सभी के लिए जो अनुसूची है वो समान है, लेकिन जो शपथ का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। वो फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे कि केंद्र में जो मंत्री है उनके लिए, सदस्य है उनके लिए, जो अपने देश के प्रति जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग होती है, ठीक है। राज्य की जो होती है उनकी अलग होती है। तो जो फॉर्मेट है इनका वो अलग अलग हो सकता है, फॉर्मेट अलग अलग, उसका फॉर्मेट कैन बी डिफरेंट, बट शपथ वो सभी तीसरी के अनुसार लेते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उनके द्वारा। और ध्यान रखना, ये जो सभी को नहीं, मतलब जो लोकसभा है उनको तीसरी अनुसूची के अनुसार लेते हैं। राष्ट्रपति कौन दिलाता है, तो सवाल है कि राष्ट्रपति दिलाता है या उनकी ओर से कोई नियुक्त व्यक्ति होता है वो दिलाता है। राज्यसभा की बात करी जाए तो उसमें भी ऑब्वियसली बात है कि केंद्र का है, ये सदन है, संसद का सदन है, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, या राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनकी ओर से कोई नियुक्त व्यक्ति है वो दिलाएगा तीसरी अनुसूची के अनुसार। और उसके बाद आते हैं विधानसभा में ध्यान रखना, जो हैसियत राष्ट्रपति की केंद्र में है इस चीज़ में, ठीक है। तो वही हैसियत, वही स्थिति, वही अधिकार राज्यपाल को दिए गए हैं राज्य में। तो जो विधानसभा के सदस्यों को राज्यपाल दिलाता है शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार। अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है या राज्यपाल कोई इनकी शपथ दिलाने के लिए अलग से व्यक्ति नियुक्त करता है तो वो दिलाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ इनमें विधान परिषद में भी है, राज्यपाल या उनकी ओर से कोई नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये सारे देख लिया हमने। उसके बाद कुछ उन्मुक्तियाँ हैं कुछ, ठीक है। कुछ विशेषाधिकार है, या फिर अवमानना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या एकल रूप से संहिताबद्ध नहीं है। ये चीज़ें उन्मुक्तियाँ, विशेषाधिकार और अवमानना, ये एकल रूप से कहीं भी संहिताबद्ध नहीं है, ध्यान रखना, एकल रूप से कहीं भी संहिताबद्ध नहीं है, ठीक है। संविधान में देखो अनुच्छेद 105 किसमें है, केंद्र में है, ठीक है। और 194 किसमें है, कि राज्य में है। तो इसमें वाक स्वतंत्रता और मत इनकी भ्रष्ट कार्यों के अतिरिक्त सीधा 16 नवंबर 2024 का है, उसमें कहा जाता है।
ठीक है। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। देखो एक ही इनका तो अर्थ है, मतलब राज्य के संदर्भ में और केंद्र संदर्भ में, बस ये अलग है। ये आपका केंद्र में और ये दूसरा 194 ये राज्य में है, ठीक है। अब जो वाक स्वतंत्रता लिखी है उसका मतलब क्या है, वाक स्वतंत्रता और मत इसका मतलब क्या है। देखो वाक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि सदन में, देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उन्मुक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, विशेषाधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, अवमानना के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाक और स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि वाक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो सांसद है केंद्र में, ठीक है, या फिर विधायक है राज्य में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो खुलकर बोल सकते हैं। कहाँ पे, सदन में, ठीक है। विधानसभा में बोल सकते हैं, कोई विधानसभा का सदस्य है सदन में बोल सकता है, संसद में बोल सकता है, ठीक है, चाहे राज्यसभा का हो लोकसभा का हो, तो उनको खुलकर बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, किसी मुद्दे पर अपनी राय, अपनी ओपिनियन रखने की भी स्वतंत्रता है। अब मत का मतलब क्या हुआ, मत का मतलब ये है कि वो वोट कर सकते हैं, जो वोट सदन में होते हैं, जैसे कि बिल पास कराने के लिए अगेंस्ट वोट कर सकते हैं, उसके समर्थन में कर सकते हैं, ठीक है। और उस वोट के लिए उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही, कोई भी केस नहीं होगा कोर्ट में। लेकिन ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, भ्रष्ट कार्यों के अतिरिक्त, यानी कि अगर कोई भी सदस्य करप्शन में लिप्त पाया गया है, करप्शन में संलग्न है, भ्रष्टाचार में संलग्न है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर कोई भी भ्रष्ट आचरण उसमें अगर पाया गया है, तो ये उन्मुक्तियाँ, विशेषाधिकार और माना धरी की धरी रह जाएगी, वो काम नहीं आएगी। यानी कि अगर भ्रष्टाचार के लिए, मतलब मान लो वो कोई रिश्वत लेकर वोट देता है, ठीक है, अगेंस्ट या पक्ष या समर्थ, पक्ष या विपक्ष में वोट लेकर, रिश्वत लेकर वोट देता है, या फिर भ्रष्टाचार करता है, तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। तो वहाँ पे ये उन्मुक्तियाँ, विशेषाधिकार अवमानना कोई काम नहीं आएगी, ठीक है। ये कौन सा मामला है अगर पूछा जाए, तो ये अभी हाल ही का मामला, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2024 का मामला है। 2024 का मामला, नाम क्या है, सीता सोरेन मामला है। सीता सोरेन मामला 2024 का है। इनकी भ्रष्ट कार्यों के अतिरिक्त दिन को छूट है, लेकिन भ्रष्ट कार्यों के लिए कोई छूट नहीं। अब अनुच्छेद 122 क्या है, अनुच्छेद 122 संसदीय कार्यवाहियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी नहीं, जो ध्यान रखना, ये जो संसदीय कार्यवाहियाँ हैं वो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब ये आर्टिकल 122 में कहा गया है, ठीक है। तो जो अगर मतलब कोई भी संसद के अंदरूनी काम में कोर्ट है वो इंटरवीन नहीं करेगा, कोर्ट इंटरवेंस नहीं करेगा, ठीक है, 122 में ये कहा गया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मतलब एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद ये है कि मतलब अगर संविधान का उल्लंघन हुआ, ठीक है, या कुछ कानून के खिलाफ कुछ काम हुआ, तो जो कोर्ट है वो इंटरवेन जरूर कर सकते हैं। अब मान लो कोई पार्लियामेंट में किसी का मर्डर कर दे, ठीक है, या फिर कोई हथियार लेके मतलब ऐसी कुछ गतिविधि करने की कोशिश करे, तो बिल्कुल उसके अंदर वो ऊपर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्या बोल रहा है कोर्ट में, क्या क्या बहस हुई है, स्पीकर ने कैसे, जो अध्यक्ष है उन्होंने कैसे व्यवहार किया, कैसे कंडक्ट किया, तो और किसी के सदस्य को सस्पेंड किया जाता है, तो उस मामले में कोर्ट कोई इंटरवेन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके इतर कोई मामला है, इसके अलावा कोई मामला है, तो उसमें ज़रूर कर सकती है कोर्ट इंटरवेन, ठीक है। मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का है, ऐसे कुछ। और ये 122 बटा, उसके बाद 361A, आर्टिकल 361A, इसमें है कि विधायी कार्यवाहियों का सत्य प्रकाशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो 361 में है कि विधायी कार्यवाहियों का सत्य प्रकाशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मतलब न्यूज़पेपर है, कोई रिपोर्टर है, ठीक है, या फिर कोई टीवी चैनल है, वो जो है, जो सदन में हुआ उसे जैसा हुआ वैसा दिखा देते हैं, ठीक है, चाहे न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, या कोई भी सोशल मीडिया पे, मतलब जैसा घटना हुई है वैसा का वैसा बिना तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं, जो सदन में हुआ है या दिखाता है या छापता, तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, बिल्कुल उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलेगा कोर्ट से, मतलब उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कोई बात को, मतलब कोई सदन की बात है, उनको कोई गलत तरीके से दिखाता है, या फिर तोड़ मरोड़ के पेश करता है, या उसमें झूठ जोड़ देता है, या किसी की छवि खराब करने के लिए ट्विस्ट करता है, तो उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। तो उनके ऊपर है जो कोर्ट वो कार्रवाई कर सकती है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद यानी कि इसका मतलब है कि सदन की कार्रवाई तो दिखाओ, लेकिन सेफ तरीके से दिखाओ, गलत तरीके से नहीं दिखाओ। अगर गलत तरीके से दिखाओगे तो कैसे होगा, ये चीज़। और ये जो प्रोटेक्शन इनको मिलता है वो एब्सोल्यूट, यानी कि अनंतिम नहीं है। अगर कोई गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग हुई तो कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। इसके बाद दीवानी प्रक्रिया संहिता, ये CPC है। ये धारा 135A में कहा है कि सत्र के 40 दिन पहले
सत्र के 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखो अब इसका मतलब ये हुआ, सॉरी ये CPC पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये आपका 1908 का है, ठीक है, ध्यान रखना ये 1908 का है, ठीक है। इसमें मतलब ये कानून है जो बताता है कि जो सिविल यानी कि जो दीवानी मामले हैं, जैसे जो ज़मीन जायदाद का मामला है, ठीक है, ज़मीन जायदाद का मामला है, पैसे के लेन देन का है, कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े हैं कुछ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े हैं, तो इनके केस में कोर्ट कैसे चलेंगे, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये आर्टिकल ये बताता है। ध्यान दो, ये जो क्रिमिनल यानी कि जो फौजदारी मामले हैं उन पर लागू नहीं होता है, फौजदारी मामलों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि मतलब जो कुछ लोग होते हैं उनको मतलब कुछ विशेष व्यक्ति जैसे कि जज होते हैं, वकील होते हैं, गवाह होते हैं, या फिर संसद और विधायक होते हैं, तो उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें है जो पॉलिटी के संदर्भ में दिया गया है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, तो उसमें सत्र होता है, सत्र के 40 दिन पहले, मतलब मान लो सत्र है वो शुरू होने वाला है, ठीक है, हमने पढ़ा था पहले कि सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं, तो उसमें से ये जो शुरू होने वाला है, तो शुरू होने के 40 दिन पहले, सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले कोई भी इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किस मामलों में? दीवानी मामलों में, दीवानी मामलों में, ध्यान रखना, अपराधी मामलों में ये नहीं लागू होगा, तो दीवानी मामलों में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और सत्र के दौरान भी, ड्यूरिंग अ सेशन भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और सत्र समाप्त होता है, समाप्त होने के 40 दिन बाद तक भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सेफ विंडो प्रदान करता है उनको, किस मामलों में? दीवानी मामलों में, जमीन जायदाद का है, ठीक है, पैसे का लेन देन का है, कॉन्ट्रैक्ट झगड़े का है, तो इन चीज़ों में, ठीक है। अब देखते हैं मतलब ये सुविधा क्यों दी गई। सुविधा इसलिए दी गई क्योंकि ताकि जो सांसद है या विधायक है वो अपने लेगिस्लेशन का काम, जो कानून बनाने का काम है, वो उसमें भाग ले सके, और कोई उन्हें मतलब उन सिविल केस में पकड़कर उनके काम में है जो बाधा न डाल सके, तो उसके लिए ये व्यवस्था लाई गई है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। अपवाद क्या है? मतलब जो ये प्रोटेक्शन दिया गया उनको लिमिटेड है, ठीक है, सीमाओं के अधीन है। जैसे कोई क्रिमिनल केस है तो उसमें ये लागू नहीं होगा, क्रिमिनल केस में लागू नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे कि अगर मतलब चोरी है, हत्या है, धोखाधड़ी है, रिश्वत आदि से रिलेटेड है, तो ये प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा इस धारा के तहत, ठीक है। और तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार हो सकते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ध्यान रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी इनको कोई भी सुरक्षा जो प्रोटेक्शन है वो नहीं है, ठीक है। किसमें? प्रिवेंटिव डिटेंशन में, मतलब जैसे कि सरकार किसी को सुरक्षा कारणों से डिटेन करती है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि अदालत की अवमानना से संबंधित मामला है, तो उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है, किसके? कोर्ट के आदेश न मानने पर, ठीक है। उसके बाद सत्र के बाहर, यानी कि 40 दिन का पीरियड नहीं है, ये 40 दिन वाली पीरियड नहीं है, ठीक है, ये शर्त नहीं है, तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मतलब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब अगर किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सदन का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कि मतलब किसी में स्पीकर होता है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर होता है, और राज्यसभा में जो वॉइस प्रेसिडेंट होता है, आपका उपराष्ट्रपति होता है, सभापति, तो उनको सूचना देनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमें। उसके बाद सदनों की प्रक्रिया के नियम, सदनों की प्रक्रिया का नियम, किसी भी सदस्य के विरुद्ध सदस्य के विरुद्ध किसी भी पुलिस या न्यायिक कार्रवाई की सूचना पीठासीन अधिकारी को दी जानी चाहिए, जैसा कि हमने अभी बोला है, ठीक है। और ब्रिटिश संसदीय परंपराएं भी लागू होती है, ध्यान रखना, जो ब्रिटिश संसदीय परंपरा है वो भी लागू होती है। और पीठासीन अधिकारी के पास स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो की शक्तियाँ भी होती है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पीठासीन अधिकारी होता है, जैसे स्पीकर है, सभापति, तो उनके पास सुओ मोटो, इनकी स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियाँ होती है, और वे विशेषाधिकार समिति को भी संदर्भित कर सकते हैं। जो प्रिविलेज कमेटियाँ होती है उसको भी है जो ये संदर्भित कर सकते हैं। सदन निर्णय लेता है, क्या लेता है? यदि सदस्य दोषी पाया जाता है, यदि सदस्य मतलब कमेटी को रेफरेंस करने के बाद सदन निर्णय लेता है कि यदि सदस्य दोषी पाया जाता है तो क्षमा याचना और निलंबन और निरर्ता, जेल और जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। और यदि गैर सदस्य दोषी पाया जाता है, तो क्षमा याचना और जेल और जुर्माना होता है। देखो ये 3 चीज़ें सभी में है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, ठीक है, निलंबन होगा नहीं, क्योंकि वो जो सदस्य नहीं है उसका निलंबन, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि जो सदस्य नहीं है उसका क्या निलंबन होगा,
मतलब नहीं है, गैर सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसको क्षमा याचना मांगनी पड़ सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर कोई सदस्य दोषी पाया जाता है तो क्षमा याचना, निलंबन हो सकता है, सस्पेंशन उसका हो सकता है, और योग्य ठहराया जा सकता है, और जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद विशेषाधिकार का प्रत्येक हनन सदन की अवमानना भी है। ध्यान रखना, जो विशेषाधिकार का हनन, प्रत्येक हनन सदन की अवमानना भी है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी है, ठीक है, और उस सदन की भी, हाउस की अवमानना भी है। किंतु सदन की प्रत्येक अवमानना अपना विशेषाधिकार का हनन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। यह है कि विशेषाधिकार का प्रत्येक हनन सदन की अवमानना भी है, सदन की भी अवमानना भी है। किंतु सदन की प्रत्येक अवमानना, किंतु सदन की जो प्रत्येक अवमानना है वो विशेषाधिकार का हनन नहीं है। तो ये है कि मतलब विशेषाधिकार का हनन किया गया था वो स, तो प्रत्येक विशेषाधिकार का जो हनन किया गया वो सदन की अवमानना भी होती है। लेकिन प्रत्येक सदन की अवमानना, सदन सदन की प्रत्येक अवमानना वो विशेषाधिकारों का हनन नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से या सदन की सामूहिक क्षमता के किसी भी विशेषाधिकार की अवहेलना की जाती है या उन पर हमला किया जाता है तो इस अपराध को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। सदन की या उसके सदस्यों के कर्तव्यों के उचित निर्वहन के समक्ष डाली गई कोई भी बाधा सदन की अवमानना की श्रेणी में आती है, ठीक है। और विशेषाधिकार उन गैर सदस्यों पर भी लागू होते हैं, जो प्रिविलेज होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, वो उन गैर सदस्यों पर भी लागू होते हैं जो भाग ले सकते हैं किंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर महान्यायवादी है, ठीक है, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, और एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता है, राज्य में महाधिवक्ता, और केंद्र में महान्यायवादी। तो अगर मतलब ये मतदान नहीं कर सकते लेकिन भाग ले सकते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो ये जो विशेषाधिकार है उन पर भी लागू होते हैं, ध्यान रखना, उन पर भी लागू होते हैं। क्योंकि आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन महान्यायवादी वोट नहीं कर सकते, लेकिन गैर सदस्य नहीं है सदन के, ठीक है। वे सिर्फ भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मतलब आ, इनको विशेषाधिकार प्रदान है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये सदस्य नहीं होते हैं महान्यायवादी, ये नहीं होते, तो कि ये भाग ले सकते हैं कार्यवाही में, राय दे सकते हैं, ठीक है। ताकि मतलब इसलिए इनको रखा गया ताकि उनको लीगल जो डिफेंस मतलब कोई भी लीगल एडवाइस है वो दे सके इसके लिए, ठीक है। तो लेकिन ये गैर सदस्य है, सदस्य भी नहीं है और ना ही ये मतदान कर सकते हैं, लेकिन जो विशेषाधिकार है ये इनको जरूर प्राप्त है, महान्यायवादी और इनको, ठीक है, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को, ठीक है। उसके बाद सदस्य रिक्ति, मेंबर वैकेंसी देखते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य उस सदन का सदस्य नहीं रह सकता यदि उसका स्थान रिक्त हो जाता है। अब रिक्ति कैसे होती है? यदि भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी लाभ के पद को धारण करता है, सिवाय ऐसे पद के जो संसद ने कानून द्वारा इसके धारक को निर्धारित न करने के लिए घोषित किया गया है। तो ये आर्टिकल 102 में कहा गया है, ठीक है। तो अब पद कौन कौन से, 102 में कौन कौन से पद है? एक तो जो मंत्री होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के मंत्री, तो उनको ऑफिस अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, ठीक है, ठीक है, इसलिए एमपी रहते हुए भी मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद कुछ एडवाइजरी बॉडीज होती है, कमेटीज होती है, तो उनके जो सदस्य हैं उनको भी, जैसे कुछ सरकारी समितियां हैं, सलाहकारी जो एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। अगर सिर्फ इन्हें बैठक भत्ता जो सिटिंग अलाउंस है वो मिलता है तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो नहीं माना जाता है, ओके, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। और तीसरा है कि सरकारी जो कंपनी और निगमों के कुछ पद, जैसे कि कुछ बोर्ड और कोऑपरेशंस कमीशंस के सदस्य, आयोग के सदस्य होते हैं वो, और अगर कानून में स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट मतलब छूट दिया गया है तो वो नहीं होते हैं शामिल इसमें। और फिर लोकल बॉडी जो स्टेट्यूटरी बॉडी जो के कुछ पद होते हैं, जैसे कि पंचायत में है, नगर पालिका में है, या कुछ स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज़ है, उनमें अगर एक्ट में है जो छूट दी गई है तो, ठीक है। उसके बाद पार्ट टाइम या ऑनरेरी पोस्ट, मतलब जहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ अलाउंस मिलता है, तो ऐसे पद है जो अक्सर एग्जाम्प्ट होते हैं, मतलब इसमें छूट मिलती है उनको। तो ये हम देखा। उसके बाद यदि वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, खुद ही इच्छा से नागरिकता प्राप्त कर लेता है किसी विदेशी राज्य की, या फिर किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या आसक्ति के किसी अभिस्वीकरण के अधीन है, तो 102 में ये भी कहा गया तो निरहित हो जाएगा।
तो जो उसका पद है वो रिक्त हो रहा है। उसके बाद यदि संविधान की 10वीं अनुसूची जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है, तो अनुच्छेद 102 के तहत ये भी एक है। और यदि यदि वह संसद के दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, यदि संसद के दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, जबकि वह पहले से ही एक सदन का सदस्य है, उस स्थिति में पहले सदन में उसका स्थान उस तारीख से रिक्त हो जाता है जिस तारीख को उसे दूसरे सदन का सदस्य चुना जाता है। तो ये धारा 69 में है। और जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट है 1951 वाला, तो उसमें ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। और यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुना जाता है, यदि वह किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो संसद में उसका स्थान है वो रिक्त हो जाता है। तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाता है जब तक कि उसने राजपत्र में यानी कि गजट में, राज्य राजपत्र में गजट में घोषणा के प्रकाशन के 14 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से इस्तीफा न दिया हो तो वो जो रिक्त हो जाता है, मतलब संसद में उसका इसका स्थान। ठीक है। और यदि उसका निर्वाचन उच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, ये धारा 100 जो रोपा एक्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एक्ट, उसके द्वारा जो चुनाव है वो शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भी वो पद रिक्त माना जाता है। और यदि वह BNS जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 196, 173, 174 और 353 भाग 2 और 3 के तहत, 353 भाग 2 और 3 के तहत कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी या दोषी पाया गया हो, और दूसरा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो रोपा 1951 की धारा 125 और धारा 135 या फिर धारा 136 में उल्लेखित चुनावी अपराध का दोषी पाया गया हो, या उक्त अधिनियम के भाग 2 और अध्याय 3 में उल्लेखित कोई अन्य निर्भरता प्राप्त कर ली हो, तो धारा 8 से 10A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता था वो निरस्त होगा। ठीक है, रिक्ति मानी जाएगी उसकी सीढ़ी। और उसके बाद यदि वह सदन की अनुमति के बिना सदन की अनुमति के बिना कितने 60 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, अनअवेलेबल रहता है, तो अनुच्छेद 101 भाग 4 अनुच्छेद 101 भाग 4 में ये कहा गया है, मतलब 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वो उसकी जो पद की है वो रिक्ति मानी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल कौन सा 101 भाग 4। ठीक है। और केवल ये निर्देशक ही है, ये अनिवार्य नहीं, ध्यान रखना, ये जो है वो निर्देशक ही है, अनिवार्य नहीं। ये 60 दिनों वाला निर्देशक ही है, अनिवार्य नहीं है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यदि उसे सदन द्वारा निष्कासन के प्रस्ताव को अपनाने के परिणाम स्वरूप, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासन के प्रस्ताव को अपनाने के परिणाम स्वरूप निष्कासित कर दिया जाता है, या फिर यदि वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है और राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है, तो ये आर्टिकल कौन सा 59 भाग 1 में कहा गया है, आर्टिकल 59 भाग 1 में कहा गया है। ओके। उसके बाद यदि वह भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, या फिर राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है, तो भी वो पद खाली माना जाएगा। ये 66(2) में कहा गया है 66 भाग 2 पार्ट 2। ठीक है। और यदि वह किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है, ध्यान रखना, यदि वह किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है, तो और राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण भी करता है, तो भी उसका पद है वो खाली माना जाएगा। 158(1) में कहा गया है, ये 158(1) में है। ठीक है, ये प्रोविजंस। और यदि वह अपने स्थान से इस्तीफा दे देता है, रिजर्वेशन दे देता है और उसका इस्तीफा यथास्थिति सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब इस्तीफा देने से काम नहीं चलता, मतलब अगर उसका जो इस्तीफा है वो अगर स्वीकार कर लिया जाता है स्पीकर के द्वारा, या राज्यसभा के संदर्भ में सभापति द्वारा, जो अक्सर राष्ट्रपति होता है, तो उसके द्वारा कर लिया जाता है, तो जबरन इस्तीफे पर रोक लगाने के लिए संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जिसमें 33वां संविधान जो संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा वो इस्तीफा स्वीकार करने का तत्व शामिल किया गया था। और यदि वह सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित यानी कि अयोग्य हो गया है, तो भी उसका पद है वो खाली माना जाएगा, रिक्ति मानी जाएगी। देखिए, लाभ का पद, नियम और छूट क्या है। अयोग्यता मानदंड इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 102 का भाग 1 और 191
भाग 1, ठीक है। ठीक है, संयुक्त समिति, ये स्थायी समिति अधिदेश। देखो उसमें अयोग्यता मानदंड दिया गया है 102 भाग 102 भाग 1 में क्या है, इसमें मतलब अगर कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। और 191 भाग 1 ये क्या है, ये जिसके लिए है, ये आपके जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, यानी कि विधानसभा में, राज्य में होते हैं। तो ये राज्य और ये केंद्र का है 102 वाला 1, और ये 191 भाग 1 वाला किसमें है, राज्य में है, ठीक है। और मतलब जो विधायिका होती है उनके सदस्यों के लिए। उसके बाद ये संयुक्त समिति, मतलब ये जो सॉरी एग्जाम्पशन देते हैं, एग्जाम्पशंस यानी कि छूट का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हर लाभ का पद है वो गलत नहीं होता है, हर लाभ का पद गलत नहीं होता है। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाकर कुछ पदों को, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं माना जाएगा, घोषित कर सकती है। जैसे जो पार्लियामेंट प्रिवेंटिव ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट जो 1959 है, उसमें से कुछ पदों को है जो बाहर किया गया है, ठीक है। राज्य कानून बना सकता है इसके लिए, और संसद भी यदि नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद विधायी कार्यवाही का मतलब है कि कानून बनाना, समितियों का काम करना, चर्चा बहस। अगर कोई पद लेजिस्लेटिव काम से जुड़ा है तो अक्सर उससे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति का है, मंत्री पद है, तो ये मतलब लेजिस्लेटिव विधायी कार्यवाही से जुड़ा है, तो नहीं माना जाएगा। ये संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 और संशोधन भी है, उसमें किया जा सकता है, नए नए पद जोड़े जा सकते हैं। संयुक्त समिति का मतलब ये है कि मतलब जो जॉइंट कमेटी होती है, मतलब जब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर किसी विषय पर जांच करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो संयुक्त समिति, ठीक है। ये परमानेंट कमेटी होती है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी है। ये बिल को एग्जामिन करती है, जांच करती है, सरकार के काम की जांच करती है। तो इनके सदस्य होने पर, अगर इनके सदस्य होने पर, संयुक्त समिति के सदस्य होने पर, यह जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ये भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। उसके बाद विधि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है कि लाभ का पद क्या है। लाभ के पद का कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया, ठीक है। विधि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है कि लाभ का पद क्या है। और विभिन्न न्यायालयीय निर्णयों में से जो विभिन्न कोर्ट के वर्डिक्ट है अलग अलग, तो उनके द्वारा की गई व्याख्याओं के साथ ही ये परिभाषा वर्षों में विकसित हुई, अभी हाल ही के वर्षों में। और 3 आवश्यक तत्व होने चाहिए, ठीक है। क्या, कौन कौन से होने चाहिए, ये किसमें कहा गया था, ये जो एस उमराव सिंह बनाम दरबारा सिंह जो 1968 का मामला है, 1968 का मामला, उसमें कहा गया था। तो 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं जो अभी वर्षों में हाल ही में विकसित हुई है। व्यक्ति एक पद धारण करता है, व्यक्ति मतलब एक पद धारण करता है, ये लाभ का पद है, ठीक है। ये भारत सरकार की या किसी राज्य के अधीन है, तो ये 3 आवश्यक है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि व्यक्ति एक पद धारण करता है, इसका मतलब है कि मतलब उस व्यक्ति के पास कोई ऑफिशियली पोजीशन पद होना चाहिए, जैसे कि चेयरमैन है, ठीक है, मेंबर है, एडवाइजर है। मतलब सिर्फ उस पद पे काम करना काफ़ी नहीं है, अगर एक प्रॉपर पोजीशन या पोस्ट होनी चाहिए, मतलब सरकार को नियुक्त किया होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको सरकार ने किसी बोर्ड का सदस्य बना दिया गया तो ये बिल्कुल पद का धारण करना है। और दूसरा है कि लाभ का पद नहीं, ये लाभ का पद है, इसका मतलब ये है कि उस पद से आपको कोई फायदा यानी कि बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे सैलरी मिलती हो, भत्ते अलाउंस मिलते हो, फिर जो कार है, हाउस है, बंगला है, वो मिलता हो, तो ये माना जाता है। और ये भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केंद्र सरकार के अंदर हो, राज्य सरकार के अंदर हो, यानी जो सरकार है वो अपॉइंट करती हो, सरकार आपको कंट्रोल करती हो, या सरकार हटा भी सकती है, तो वो सरकार की मतलब पद होता है, ठीक है। ठीक है, 3 चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, यानी कि एक पद है, फिर उस पद से फायदा भी मिल रहा हो आपका, और फिर वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन भी हो, यानी कि सरकार हटा सकती है, नियुक्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें होती है, तो वो लाभ का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, तो वो लाभ का पद बन जाएगा। और फिर है जो आर्टिकल केंद्र सरकार में 102 भाग 1 और राज्य सरकार में 191 भाग 1 के तहत अयोग्य किया जा सकता है, इन तीनों अगर शर्तें हैं तो, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन संबंधी अयोग्यता क्या है, यानी कि इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि निर्वाचन संबंधी अयोग्यता है। सबसे पहले
कारण पढ़ेंगे, फिर प्राधिकारी, फिर अयोग्यता के संबंध में अतिरिक्त विषय देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं संविधान के उल्लंघन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उनके उल्लंघन पर, संविधान के वायलेशन पर। वायलेशन कैसे? जैसे मतलब कोई भी प्राधिकारी है, कोई भी ऑथोरिटेशन है, मतलब जिसके राष्ट्रपति है, राज्यपाल है और निर्वाचन आयोग की बाध्यकारी सलाह पर। अब देखो उनका मतलब समझो आप। प्राधिकारी, देखो कारण पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कारण पढ़ेंगे कि मतलब किसी सदस्य को, मेंबर को क्यों हटाया गया है। ठीक है, वो कारण होगा। ठीक है, उसके बाद प्राधिकारी पढ़ेंगे। प्राधिकारी यानी कि जो आपका जो अथॉरिटी होती है, मतलब हटाने वाला कौन होगा, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, तो वो। ठीक है, और फिर जो जो ये कारण है उसके बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उल्लंघन पर आपका राष्ट्रपति हटाता कौन है? अगर संविधान का उल्लंघन किया गया तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, और राज्य में कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा। ठीक है, कैसे हटाएगा, प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सलाह देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राज्य में राज्यपाल को देगा, फिर राज्य वो है जो निर्णय लेंगे। अंतिम निर्णय कौन लेंगे? राष्ट्रपति और राज्यपाल लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो जो सजेशन देती, सलाह देगी, मतलब कानूनों का निरीक्षण करके, तो ये जो सलाह है वो इन राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी बात मानना राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है, यानी कि मानना ही पड़ेगा। और कह दिया है कि फलां सदस्य को हटाना, तो वो हटाएंगे ही हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ प्रोबिट है, उसके बारे में देखते हैं। अनुमति के बिना 2 या अधिक पद धारण नहीं कर सकते, अनुमति के बिना, और संविधान में परिभाषित नहीं है। ध्यान रखना, ये संविधान में परिभाषित नहीं है लाभ का पद। और संसद और राज्य अयोग्यता से छूट देने वाले कानून बना सकते हैं। कौन? पार्लियामेंट बना सकती है, राज्य बना सकता है। ठीक है, और मंत्रियों को संवैधानिक रूप से छूट प्राप्त है। जो मंत्री है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली, उनकी संवैधानिक रूप से कुछ एग्जाम्पशन है, कुछ छूट प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि जो संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959। ठीक है, और सक्षम न्यायालय द्वारा, मतलब कोई भी न्यायालय है जो सक्षम का मतलब ये हुआ कि उसके संबंध में फैसले दे सकते, तो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त, यानी कि अनसाउंड माइंड का है तो भी उनको मतलब अयोग्य माना जाएगा। फिर उन्मुक्त दिवालिया है, ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, तो भी, और नागरिक नहीं है और किसी अन्य नागरिकता को प्राप्त कर लिया है तो, और अन्य राज्य के प्रति निष्ठा भी रखता है, तो वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ लिखी। उसके बाद देखते हैं भ्रष्ट आचरण, यानी कि करप्ट प्रैक्टिस में अगर लिप्त पाया जाता है, तो क्या होगा? और देखिए इनका जो फैसला कौन करेगा, हटाएगा कौन? अगर पाया जाता है, मान लो ये कारण है, फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा राष्ट्रपति हटाएगा। और किसके सलाह पर? ध्यान रखना, ये जो निर्वाचन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा हटाए, मतलब सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को। और जो ध्यान रखना, ये जो सलाह है इनके ऊपर बाध्यकारी है, सलाह है वो इनके ऊपर बाध्यकारी है। उसके बाद हम देखते हैं अतिरिक्त विवरण देखते हैं। अतिरिक्त विवरण में धारा 8A जो रोपा 1951, ठीक है, और धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी, धारा 123 जिसमें रिश्वतखोरी है, असम्यक प्रभाव है, जबरदस्ती आ रही, ठीक है, और न्यायालय का आदेश 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो न्यायालय का आदेश है वो इसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष कितने समय के भीतर? 3 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और अधिकतम 6 वर्ष का प्रतिबंध, यानी मामले दर मामले के आधार पर, ठीक है, मामले के आधार पर अधिकतम 6 वर्ष का प्रतिबंध, ठीक है। और फिर जो रिप्रेजेंटेशन और पब्लिक एक्ट 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध पूरी तरीके से अलग परिभाषित शब्द है। ध्यान रखना, भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध ये पूरी तरीके से अलग परिभाषित है रूपा के तहत, ठीक है, यानी वो इसमें नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन ये मतलब अलग तरीके से परिभाषित इसमें नहीं है। ध्यान रखना, मतलब जो भ्रष्ट आचरण है वो संविधान में परिभाषित नहीं है, ठीक है, संविधान के में परिभाषित नहीं है, ये रोपा के तहत परिभाषित है। और रोपा में कौन सा है? जो 123 जो सेक्शन है, धारा कौन सी? धारा 123 है, रोपा की 123 है, उसमें ये परिभाषित है, ठीक है। जैसे कि रिश्वत देना है, डराना है, ठीक है, धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना, तो ये सारी इसमें आएगी। रिजल्ट क्या होगा? चुनाव रद्द हो सकता है और अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन लग सकती है। निर्वाचन अपराध में क्या आएगा? इसमें क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं। जैसे वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ करनी है, फर्जी वोट डालना है, चुनाव में हिंसा करनी है, रिजल्ट क्या हो सकता है? जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकती है और क्रिमिनल केस लग सकता है।
तो ये भ्रष्ट आचरण के देखा हमने, ठीक है। भ्रष्ट आचरण किसमें परिभाषित है, किसमें परिभाषित है, रोपा में परिभाषित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सांविधिक उल्लंघन यानी कि स्टैट्यूटरी वायलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब किसी कोई और अन्य कानून तोड़ना, जो संसद द्वारा जो भी कानून बनाया गया वो कानून अगर तोड़ता है तो ये अयोग्यता हो सकती है। जैसे मतलब जो यूएपीए के मामला है, मतलब आतंकवाद से जुड़ा है, ठीक है। मतलब अगर कोई कानून तोड़ना, जैसे कि यूएपीए से आतंकवाद से जुड़ा है, ठीक है। जो एनडीपीएस एक्ट है नशे से जुड़ा हुआ है, कि और प्रिवेंटिव ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ा है, डोरी प्रोबेस, ठीक है। तो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो वो कानून के अनुसार वही योग्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब खासकर ये जो सेक्शन 8 है, मतलब रोपा एक्ट का, इसमें मतलब कुछ सीरियस अपराधों में दोषी ठहराया जाता है तो तुरंत है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। और जो लिली थॉमस वाला आपने केस सुना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया था कि अगर कोई जो एमपी है या जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का, वो अगर दोषी ठहराया जाता तो उसे 3 महीने का टाइम मिलता था अपील के लिए, ठीक है। लेकिन इस केस में वो प्रोटेक्शन हटा दिया गया है, ठीक है। अब है जो कन्विक्शन होते ही तुरंत अयोग्यता हो जाएगी, तुरंत ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटली, ठीक है। तो इसमें देखो कहा गया ये सांविधिक जो स्टैट्यूटरी वायलेशन करता है तो स्वचालित यानी कि न्यायालय के आदेश या निर्वाचन द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है। और जो धारा 8 है, धारा 8 सेक्शन 8 रोपा 1951, इसमें 6 वर्ष का जो प्रतिबंध है वो निर्वाचन सदस्यों की तत्काल अयोग्यता। और लिली थॉमस मामला 2013 का धारा 4 रोपा जो 91 है 1951 को है, उनको निरस्त किया गया। दंड के प्रकार एवं प्रकृति के बावजूद निम्नलिखित कानून के तहत दोषी, जैसे नागरिक अधिकार अधिनियम, ठीक है। नागरिक अधिकार अधिनियम कौन सा, 1955, 1955, ठीक है। तो ये चीज़ है। और नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, यूएपीए 1967, ठीक है। नारकोटिक्स एनडीपीए ये 1985 के, और धार्मिक संस्थान 1988, उपासना स्थल अधिनियम 1991, राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971, सती निवारण अधिनियम 1988, ठीक है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। कुछ अपराध जैसे कि जो भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है, जैसे पहले उसका नाम आईपीसी था, ठीक है। जैसे शत्रुता को बढ़ावा देना है, ठीक है, शत्रुता को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी, बलात्कार है, क्रूरता, तो उसमें भी दोषी पाया जाता तो वो लगेगा, ठीक है। और रोपा 1951 के तहत कुछ निर्वाचन अपराध जैसे कि बूथ कैप्चरिंग है, मतपत्र के साथ छेड़छाड़ है आदि, और सभी निर्वाचन अपराध अयोग्यता की ओर नहीं ले जाते। ध्यान रखना, जो सभी निर्वाचन अपराध है वो अयोग्यता की ओर नहीं ले जाते, केवल धारा 8 के तहत जो भी अपराध किए गए वो ले जाते हैं, ठीक है। और उल्लेखित जो संदर्भित अपराध ही निर्वाचन अपराधों से सजा, जुर्माना और कभी कभी चुनाव रद्द हो जाते हैं। और न्यूनतम 6 महीने की जेल के साथ निम्नलिखित कानूनों के तहत दोषी खाद्य या दवाओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट के बारे में कोई भी कानून, दहेज निषेध अधिनियम 1961 उपरोक्त के अलावा किसी अन्य कानून के तहत न्यूनतम 2 वर्ष की जेल के साथ दोषी होता है तो भी अयोग्य होगा। और धारा 9 जो रोपा 1951 है उसके तहत यदि निष्ठाहीनता या भ्रष्टाचार के कारण बर्खास्त किया गया हो तो 5 वर्षों के लिए अयोग्य हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो रोपा की धारा 9 है, सेक्शन 9A है, वो तब तक अयोग्य जब तक सदस्य का संघ राज्य के साथ वाणिज्यिक अनुबंध है, ठीक है। उसके बाद धारा 10 रोपा 1951 तब तक अयोग्य जब तक सदस्य किसी ऐसी कंपनी का प्रबंधक या एजेंट है जिसमें संघ राज्य की 25% हिस्सेदारी है, और सहकारी समितियों को छोड़कर। धारा 10 रोपा जो रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट की धारा 10 के अनुसार यदि चुनाव खर्च ठीक से दाखिल नहीं किया गया, चुनाव खर्च वो ठीक से दाखिल नहीं किया गया है तो निर्वाचन जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। कितने, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाइड घोषित कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद ये डिफेक्शन ऑन ये दल बदल होता है। ये फैसला कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। ध्यान रखना, अगर दल बदल का दोषी पाया जाता है तो इसका फैसला कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। उसका फैसला पीठासीन अधिकारी करेगा। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा है जो जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची जुड़ गई थी, 10वीं अनुसूची जुड़ गई थी, किसके संबंधित, दल बदल से संबंधित थी। उसका जो अंतिम निर्णय वो कौन लेता है, पीठासीन अधिकारी लेता है, प्रिसीडिंग ऑफिसर लेता है, ठीक है। ध्यान रखना, लागू किसमें होगा, जो राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति को छोड़कर सभी सदस्यों या पीठासीन अधिकारियों पर ये लागू होता है। कौन सा, दल बदल वाला।
लेकिन ध्यान रखना जो राज्यसभा सभापति होता है उपराष्ट्रपति होगा उनके ऊपर लागू नहीं है, बाकी सभी के ऊपर है। ठीक है, बाकी सभी के ऊपर है। उसके बाद देखते हैं, मतलब जो राज्यसभा सभापति उसके खिलाफ नहीं, उसको छोड़कर जो सभी सदस्यों पीठासीन अधिकारियों पर ये लागू होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा पर, राज्यसभा के सभापति पर नहीं होता है। यदि पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत है, कोई भी पीठासीन प्रेसिडिंग ऑफिसर है उसके उसके विरुद्ध शिकायत है, तो सदन निर्णय लेने के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनता है, उपाध्यक्ष को नहीं चुनता है। ठीक है, उपाध्यक्ष को नहीं चुनता है, किसी और अन्य सदस्य को चुनता है। और यदि पीठासीन अधिकारी को, यदि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, उनको हटाने की कार्यवाही अगर पेंडिंग है, लंबित है, तो अन्य अयोग्यताओं पर निर्णय नहीं ले सकते। ये न नबाम नबाम रेबिया बनाम 2016 का मामला है। ठीक है, नबाम रेबिया मामला 2016 का है, 2016 का है। ठीक है, मतलब यदि पीठासीन अधिकारी को हटाने की कार्यवाही लंबित है, पेंडिंग है, तो की विचाराधीन है, तो अन्य अयोग्यताओं पर निर्णय नहीं ले सकते, अन्य अयोग्यताओं पर निर्णय नहीं ले सकते। अब आधार क्या होगा इसके लिए, जो एंटी डिफेक्शन के लिए ग्राउंड क्या होगा? आधार ये है कि स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना, यानी कि पीठासीन अधिकारियों पर यह लागू नहीं होता यदि वे निर्वाचित होने के कारण इस्तीफा दे रहे हैं, निर्वाचित होने के कारण इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो नहीं होगा। ठीक है, स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना तो वो इसमें शामिल होगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी पर लागू नहीं यदि वे निर्वाचित होने के कारण इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब कारण ये होना चाहिए निर्वाचन होना इसमें। ठीक है, और दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, मतलब ये वीप करता है। ठीक है, अगर दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो भी मतलब इसमें अयोग्य हो सकता है। ठीक है, दल बदल माना जाएगा। और नाम निर्दिष्ट सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। नाम निर्दिष्ट सदस्य, यानी कि जो नॉमिनेटेड सदस्य होता है, नॉमिनेटेड सदस्य होता है, वो अगर 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, या निर्दलीय सदस्य कभी भी किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, या फिर निर्दलीय सदस्य कभी भी किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो माना जाएगा। ठीक है, तो ये आधार है। अपवाद क्या है? एक्सेप्शन की बात की जाए तो सदन में पार्टी ए के 2/3 जो निर्वाचित सदस्यों का पार्टी बी में शामिल होना। अगर किसी दल से 2/3 जो मेंबर्स है वो अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। और पार्टी ए के जो शेष जो 1/3 सदस्य है वो एक अलग इकाई के रूप में कार्य करते हैं। प्रक्रिया क्या है? इसके लिए कोई भी स्वप्रेरणा, कोई भी सुमोटो शक्ति या निर्णय लेने की कोई समय सीमा भी इसमें नहीं है। परिणाम क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि सदन से अयोग्य हो जाएगा और उस पद से भी हटाया गया जो सदस्य होने के कारण दिया गया था। और ये 91वां संविधान संशोधन 2003 ये निर्णय की समीक्षा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों द्वारा की जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही की जा सकती है। ठीक है, और न्यायालय कार्यवाही के संचालन के तरीके में भी हस्तक्षेप नहीं करता। जो न्यायालय है वो कार्यवाही के संचालन के तरीके में भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं कर सकता, केवल परिणाम पर करता है। ये कियोतो होलो मामला 1993 का है। और तत्काल सदन में वापस निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो तत्काल है वो सदन में निर्वाचित भी हो सकते हैं, इलेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। और भविष्य में इनके प्रति कोई भी प्रतिबंध नहीं है, भविष्य में इनके पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम करेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। भारत में राजनीतिक दल मुख्य रूप से संविधान, विशेष रूप से आर्टिकल 324 देखो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण, आवंटन और आदेश 1968, आयकर अधिनियम और भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में आंतरिक दलीय संविधानों और उप नियमों द्वारा शासित होते हैं। संवैधानिक और सांविधिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूटरी स्ट्रक्चर। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन, अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसको इलेक्शन कमीशन को, जो निर्वाचन क्षेत्रों में दलों को विनियमित करने का संवैधानिक आधार है। उसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एक्ट 1951 संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के लिए मुख्य सांविधिक ढांचा प्रदान करता है। और ये राजनीतिक दल को धारा 29A के तहत निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत नागरिकों के एक संघ के रूप में परिभाषित करता है। और 10वीं अनुसूची से पहले संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, उसके बाद पंजीकरण और आंतरिक आवश्यकताएं।
रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एक्ट 1951 की धारा 29A भारतीय नागरिकों के किसी भी संघ निकाय द्वारा राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण हेतु निर्वाचन आयोग को आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है, और जिसमें जिसमें उसका ज्ञापन, संविधान, पदाधिकारी और संविधान के प्रति समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की घोषणा शामिल है। एक बार पंजीकृत होने के बाद एक दल को सामान्य प्रतीक मान्यता, जिसमें मान्यता और नियमों के अधीन निर्वाचक नामावली तक पहुंच और कुछ कर लाभ जैसी पात्रताएं प्राप्त होती है, और वो आंतरिक लोकतंत्र, संगठनात्मक पारदर्शिता और निर्वाचन विधियों के अनुपालन पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन भी होता है। वित्त दान और प्रकटीकरण। आरपीए जो आरपीए 1951 की धारा 29 भी एक पंजीकृत राजनीतिक दल को अन्य विधियों जैसे विदेशी अंशदान प्रतिबंधों को अलग कानून द्वारा संभाला जाता है। उसके अधीन रहते हुए व्यक्तियों और भारतीय कंपनियों से स्वैच्छिक अंशदान स्वीकार करने की अनुमति देती है। धारा 29C कोषाध्यक्ष या अधिकृत व्यक्ति के लिए 20,000 रुपये से अधिक के सभी अंशदानों को सूचीबद्ध करते हुए एक वित्तीय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और दल के आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख तक इसे निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना आवश्यक बनाती है, और ऐसा न करने पर दल आयकर छूट खो सकता है। आयकर अधिनियम के तहत जो पंजीकृत दल अपनी अंशदान रिपोर्ट और रिटर्न समय पर दाखिल करते हैं, वे दान सहित अपनी आय पर आयकर से पूर्ण रूप से छूट का आनंद लेते हैं। मान्यता, प्रतीक और स्थिति। राष्ट्रीय और राज्य देखते हैं। अनुच्छेद 324 और निर्वाचन संचालन नियम के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 मुख्य साधन है जो दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देने और प्रतीकों के आरक्षण और आवंटन को नियंत्रित करता है। प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 6A और 6B मान्यता के लिए मत प्रतिशत और सीट जीत की सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, और एक दल जो किसी राज्य में निर्दिष्ट प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करता है और वहाँ एक राज्य दल बन जाता है और व्यापक बहुराज्यीय प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने वाला दल राष्ट्रीय दल बन जाता है। ठीक है, और मान्यता प्राप्त दलों को प्रासंगिक क्षेत्र राष्ट्रीय दल के लिए भारत और राज्य दल के लिए वो राज्य में एक आरक्षित प्रतीक, ये अनन्य उपयोग और निर्वाचक नामावली की मुक्त प्रतियां प्रसारण समय और स्टार प्रचारक स्थिति नियमों से संबंधित लाभ मिलते हैं। पंजीकरण रद्द करना, मान्यता वापस लेना और अनुपालन। यद्यपि रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एक्ट 1951 निर्वाचन आयोग को किसी भी कारण से पंजीकरण रद्द करने की स्पष्ट सामान्य शक्ति नहीं देता है, और आयोग ने सांविधिक अनुपालन जैसे कि अंशदान रिपोर्ट, पत्ते और जो पता होता है वो, और पदाधिकारियों का अद्यतन की निगरानी के लिए अपने अधिकार का उपयोग किया है। और हाल ही में निरंतर अनुपालन और दर्ज पत्तों पर अस्तित्वहीन होने के कारण सैकड़ों पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPP को सूची से हटा दिया गया है। प्रत्येक आदेश के तहत राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता वापस ली जा सकती है यदि कोई दल बाद के निर्वाचनों में निर्धारित प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो जिसके बाद वो आरक्षित प्रतीक और स्थिति से जुड़े लाभ खो देता है, हालांकि वो पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में बना रह सकता है। ठीक है, इसके बाद परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन आयोग को केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च शक्तियां प्राप्त सांविधिक अर्धन्यायिक निकाय है। कैसा है देखो, सांविधिक भी है और सेमी जुडिशरी भी है। सेमी जुडिशरी मीन्स अर्धन्यायिक भी है और सांविधिक भी, स्टैट्यूटरी भी है निकाय है, जो नवीनतम जनगणना के आधार पर जो न्यूली जो संसद होती है उसके आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण करता है। ठीक है, और ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जहां तक व्यवहारिक हो समान जनसंख्या हो, ऐसा तरीका अपनाता है। अर्थ क्या है? परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है जनसंख्या में परिवर्तनों को प्रतिबंधित करने के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या मर्यादाओं का निर्धारण करना। इसका मुख्य उद्देश्य कम आबादी वाले क्षेत्रों के अति प्रतिनिधित्व और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के अल्प प्रतिनिधित्व को रोककर एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखना है। संवैधानिक और कानूनी आधार। ये संवैधानिक आधार और कानूनी आधार क्या है? आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक सेंसस के बाद संसद को पार्लियामेंट को एक परिसीमन अधिनियम डिलिमिटेशन
अधिनियम है, एक्ट है, वो अधिनियमित करना होता है। ये आर्टिकल 82 कहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 170 क्या कहता है, ये आपकी प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य विधानसभाओं वाली राज्य विधानसभाओं की संरचना और क्षेत्रीय निर्वाचन के क्षेत्रों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है, ठीक है। 170 क्या है, राज्यों में, और 82 किस में है, केंद्र में, ठीक है, सेंटर में। और संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है, सॉरी हमने देखा। और उसके बाद अनुच्छेद 330 और 332, ये क्या है, 330 और 332, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जो जातियां होती है, शेड्यूल कास्ट होती है, और अनुसूचित जनजातियां जो शेड्यूल ट्राइब्स होती है, उनके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 329 ए क्या कहता है, 329 ए ये कहता है कि परिसीमन के आदेशों को किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। और जो आयोग के निर्णयों को अंतिम रूप प्रदान करता है, ठीक है, 329 ए। और ये निकाय संसद द्वारा पारित अधिनियम, जो ये निकाय है, डिलिमिटेशन कमीशन है, वो संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम जैसे 1952, 1962, 1972, 2002 के अधिनियम के तहत बनाया जाता है, ठीक है। इन अधिनियमों के तहत बनाया जाता है। ये 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 के अधिनियम के तहत बनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखा हमने। इसके बाद संरचना और प्रकृति देख लेंगे। ये पूछा गया था कि जो परिसीमन आयोग को कितनी बार परिसीमन किया गया है, तो 4 बार किया गया है, ये पीछे पूछा गया, ठीक है। और संरचना और प्रकृति देखते हैं। अब क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड नेचर, संरचना और प्रकृति। अध्यक्ष कौन होता है, ये अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। उसका जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। सदस्य कौन होते हैं, सदस्य, ठीक है, इनके सदस्यों की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक नामित निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। संबद्ध सदस्य एलाइड मेंबर्स कौन होते हैं, वो होते हैं अंतिम निर्णय लेने की शक्ति के बिना होते हैं। सहायता और इनपुट देने के लिए संबंधित राज्य या राज्यों से चयनित जो एमपीज होते हैं, सांसद होते हैं, सांसद और विधायक जो एमएलए होते हैं, वो, ठीक है, संबंध सदस्य है। इससे कार्यपालिका और राजनीतिक दलों से, इससे कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है और जो पॉलिटिकल ग्रुप से, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसके आदेशों को कानूनी बल प्राप्त है। ध्यान रखना, जो इसके आदेश है डिलिमिटेशन कमीशन के, उनको कानूनी बल प्राप्त है और वे न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। ध्यान रखना, जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो फैसले हैं, वो जो जुडिशियल रिव्यू है उसके अधीन नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, किसके फैसले, डिलिमिटेशन कमीशन के, ठीक है। कार्य और प्रक्रिया क्या है, देखो, नवीनतम जनगणना के आधार पर जो न्यूली सेंसस यानी कि नवीनतम जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या निर्धारित या पुनर्समायोजित करना, और उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन रोटेट करना। तो ये इनका काम है, ठीक है। और ये सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन क्षेत्र सघन, सन्निहित, कंटिन्यूअस और प्रशासनिक रूप से, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सुसंगत हो, जहाँ तक संभव हो जिला, जो डिस्ट्रिक्ट और जो स्थानीय सीमाओं को ध्यान में रखा जाए, डिस्ट्रिक्ट और जो स्थानीय सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए। प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उन्होंने पब्लिश किया जाता है, ठीक है, प्रकाशित किया जाता है, उन्हें प्रकाशित किया जाता है। और जनता और हितधारकों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित भी की जा सकते हैं, सार्वजनिक बैठकें भी की जा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और फिर आदेशों को जो अंतिम रूप देना और अधिसूचित किया जाता है, कि अंतिम रूप देके अधिसूचित करना, कि गजट में प्रकाशित करना। उसके बाद ऐतिहासिक उपयोग और वर्तमान स्थिति क्या है। अब तक देखो 4 बार है जो ये परिसीमन आयोग है वो गठित किए जा चुके हैं 4 बार। कब किया गया था, पहला 1952 में, उसके बाद 62 में, उसके बाद 72 में, उसके बाद 2002 में किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था कितनी बार किया गया था, ठीक है। और 2002 के अधिनियमों के तहत जो क्रमशः 1952 और 62 वाला 63 में, ठीक है, और 72 वाला 73 में, और 2002 वाला 2008 के अभ्यासों के अनुरूप है। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित है। जो अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो वर्तमान परिसीमन है वो 2001 की जनगणना पर आधारित है, जिसे परिसीमन कमीशन 2002 के तहत बनाया गया था। 2001 पर आधारित है, जिसे परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत बनाया गया था। किसके तहत बनाया गया था, परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत
बनाया गया था, जिसके आदेश 2008 के आसपास लागू हुए थे। और जिसके आदेश कब लागू हुए थे? 2003 में नहीं हुए थे, ध्यान रखना। बाकी सभी के जो उसी अगले साल हुए थे, लेकिन 2002 वाला जो हुआ था, 2001 वाला, उसका, और 2002 वाले के 2008 में हुए थे, ठीक है, 2008 में हुए थे लागू, 6 साल बाद। और कानून के अनुसार अगला जो राष्ट्रव्यापी परिसीमन है, ध्यान रखना, तो लीगली मतलब कानून के अनुसार जो अगला राष्ट्रव्यापी परिसीमन होता है वो 2026 के बाद आयोजित होने वाली पहली जनगणना के बाद ही हो सकता है। 2026 के बाद जो आयोजित होने वाली जो पहली जनगणना है, उसके बाद जो ईडी लिमिटेशन है वो लागू हो सकता है, मतलब होने वाली जनगणना के बाद ही हो सकता है, मतलब निर्माण उसका, ठीक है। इंडियन इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो नया बनेगा 2002 के बाद पहली बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है। भारत निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत एक स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। संवैधानिक आधार और स्थापना, ये अनुच्छेद 324 भाग 1, अनुच्छेद 324 का जो भाग 1 है, वो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति और निर्वाचन आयोग में निहित करता है, ठीक है। आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। कब की थी? 25 जनवरी 1950 को, और यह राज्य निर्वाचन आयोगों से भिन्न है, ध्यान रखना, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उससे भिन्न है, जो पंचायत और नगर पालिका निर्वाचनों का संचालन करते हैं। अब स्ट्रक्चर और नियुक्ति देखते हैं, अपॉइंटमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड अपॉइंटमेंट, संरचना और नियुक्ति। निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा है? बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयोग सीईसी और 2 निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं, जो सभी समान शक्तियों और स्थिति का आनंद लेते हैं, निर्णय बहुमत के लिए जाते हैं। अनुच्छेद 324 भाग 2 के तहत राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, जो समय समय पर उनकी संख्या में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 324 भाग 2 में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और समय समय पर उनकी संख्या में परिवर्तन भी कर सकते हैं, 324 भाग 2 में कहा गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अवधि, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता है वो शामिल होते हैं। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता इसमें शामिल होते हैं, और उनके पास कार्यकाल की सुरक्षा है, उनके पास जो टेन्योर की सिक्योरिटी है, कार्यकाल की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। यानी हटाना किसके समान है? हटाना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, ठीक है। शक्तियां और कार्य क्या है? अब पावर एंड फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। निर्वाचनों का संचालन करना, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, परिषदों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों की संपूर्ण प्रक्रिया, समय सारणी, मतदान, गणना, परिणाम को नियंत्रित करता देना, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, परिषद, विधानसभाओं और राज्यसभा और लोकसभा, इनका, ठीक है। और निर्वाचक नामावली तैयार करता है, ठीक है। ये निर्वाचक नामावली तैयार करता है, संशोधित भी करता है, उसका अद्यतन भी करता है, और ईपिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड, वो भी जारी करता है ईपिक, ठीक है। और ये सुनिश्चित करते हुए सभी पात्र मतदाता पंजीकृत है। राजनीतिक दलों को प्रतीक और पंजीकृत करता है, ठीक है, और मान्यता देता है। निर्वाचन प्रतीक है वो भी आवंटित करता है, और प्रतीक आदेश 1968 के तहत संबंधित विवादों का निपटारा भी करता है, 1968, ठीक है। इसके तहत अगर प्रतीकों से संबंधित विवाद है तो। और आदर्श आचार संहिता और अभियान विनियमन, आदर्श आचार संहिता तैयार करता है और लागू करता है। अभियान व्यय की निगरानी करता है और बूथ कैप्चरिंग और बड़े पैमाने पर धांधली जैसे अनेक मामलों में मतदान रद्द कर सकता है। परामर्शदात्री और अर्ध न्यायिक भूमिका, सांसदों और विधायकों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देता है और दलीय विभाजन तथा प्रतिद्वंदी गुटों के विवादों का न्याय निर्णय एजुकेट करता है। स्वतंत्रता और महत्व, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र और
निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवैधानिक स्थिति, कार्यकाल की सुरक्षा और निश्चित सेवा शर्तों के माध्यम से कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग रखा गया है। भारत के निर्वाचन आयोग का वह, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन शामिल है। और भारत की ये संसद नीति है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर बाधित होता है। किसका? मुख्य निर्वाचन आयोग का वह, ठीक है, निर्वाचन आयोग पूरे कमीशन का वह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका वह, ठीक है, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनके वेतन शामिल है। ये सभी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, CFI है, भारत की संसद निधि है, उस पर बाधित होते हैं। और संसद द्वारा प्रतिवर्ष मतदान के अधीन नहीं होती। ये संसद द्वारा प्रतिवर्ष मतदान के अधीन नहीं है, धन्यवाद, ठीक, संसद निधि। उसके बाद निर्वाचन सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। निर्वाचन सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म में प्रथम चरण, आधारशिला 1950 से 1960 का दशक। इस युग का ध्यान विश्व के बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास की मेजबानी के लिए कानूनी और संवैधानिक मशीनरी बनाने पर केंद्रित था, ठीक है। और 1950 और 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, RPA का अधिनियम 1950 अधिनियम निर्वाचन नामावली तैयार करने से संबंधित था। जबकि 1951 के अधिनियम ने निर्वाचन के वास्तविक संचालन और उम्मीदवारों के लिए अर्हता निर्धारित की। जो पहला 1950 वाला आया था ना, देखो जो RPA रूपा एक्ट है वो दो प्रकार के, एक 1950 में आया था, एक 51 में आया था। जो 50 में आया था उसका जो मेन काम था वो निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित था, निर्वाचक नामावली तैयार करने में था। जबकि 1951 के तहत जो और आया था रूपा एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसका काम उसने अधिनियम ने निर्वाचन के वास्तविक संचालन और उम्मीदवारों के लिए अर्हता निर्धारित की, यानी कि योग्यताएं। जो 1951 वाला है वो मेनली मुख्य रूप से योग्यताओं से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है 1951 वाला, ठीक है। और जबकि 1951 के अधिनियम ने निर्वाचन के वास्तविक संचालन और उम्मीदवारों के लिए अर्हताएं निर्धारित की, ठीक है। उसके बाद 1952 बैलेटिंग सिस्टम आया। इसमें बैलेटिंग सिस्टम प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग बॉक्स का उपयोग करके प्रथम आम निर्वाचन आयोग आयोजित किए गए थे, ठीक है। फिर 1962 में मार्किंग सिस्टम, 1962 में क्या आया? मार्किंग सिस्टम की शुरुआत हुई। ये क्या होता है? ये एकल मत पत्र होता है। क्या होता है? एकल मत पत्र, जहाँ मतदाता एक मोहर के साथ अपनी पसंद अंकित करते थे, मोहर के साथ। फिर 1968 में राजनीतिक दलों की मान्यता और प्रतीकों के आवंटन को विनियमित करने के लिए निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश पारित किया गया, ठीक है। इसके बाद द्वितीय चरण आया, जिसमें संस्थागत अखंडता, 1970 और 80 का दशक। इस अवधि के सुधारों का उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, निर्वाचक मंडल का विस्तार करना था। जो 1970 और 80 का दशक, इसमें इस अवधि में सुधारों का उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, उनको रोकना और निर्वाचक मंडल है उसका विस्तार करना था, एक्सपेंशन करना था। किसका? निर्वाचक मंडल का, इलेक्टोरल बोर्ड का, ठीक है। और 1985 में आयाराम गयाराम की राजनीति, 1985 में आयाराम और गयाराम की राजनीति, व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने वाले विधायक जो होते थे, उनको रोकने के लिए, आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए जो 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून है जो पारित किया गया था। फिर 1988 में 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी 18 कर देगी, जिसमें युवाओं की भागीदारी है वो नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। कब हुई थी? 1988 में, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। फिर 1990 में बूथ कैप्चरिंग के मामलों में निर्वाचन स्थगित करने या रद्द करने के प्रावधान किए गए। और 1989 में ही निर्वाचन आयोग को संक्षिप्त अवधि शॉर्ट टर्म के लिए बहुसदस्यीय निकाय में परिवर्तित किया गया, संक्षिप्त अवधि में बहुसदस्यीय निकाय के रूप में परिवर्तित किया गया। और ये 1993 में स्थायी रूप से बहुसदस्यीय बन गया, ठीक है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पहले एक बहुसदस्यीय नहीं था, ठीक है। 1993 के बाद ये बहुसदस्यीय बन गया, ठीक है, बहुसदस्यीय बन गया। इसके बाद तृतीय चरण आया, ये सेशन युग और आधुनिकीकरण, 1990 का दशक। जो TN सेशन थे, चुनावी सुधार के जनक इनको भी कहा जाता है, ठीक है। ये 1993 छद्मवेश, इनकी इम्पर्सोनेशन छद्मवेश, क्योंकि इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र EPIC की शुरुआत। 1996 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। क्या किए गए? अधिनियम की अवधि 21 से अभियान की जो अवधि है वो 21 से घटाकर कितनी 14 कर दी गई। अभियान की जो अवधि है वो कितनी 21 से घटाकर कितनी कर दी? 14 कर दी, ठीक है, 14। उसके बाद उम्मीदवारों को
उम्मीदवारों की 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर है जो रोक लगा दी गई, मतलब 2 से अधिक जगहों से चुनाव नहीं लड़ सकते उम्मीदवार। और मतदान के 48 घंटे के भीतर, मतदान के 48 घंटे के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतदान के 48 घंटे के भीतर शराब की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1998 में 1998 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का बड़े प्रयोगात्मक स्तर पर उपयोग शुरू हुआ और इसका पहला परीक्षण है वो 1982 में हुआ। ध्यान रखना 1998 में व्यापक स्तर पर शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो पहला प्रयोग है ईवीएम का, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट उपयोग है, यूज है, वो कब किया गया था? 1982 में, 1982 में किया था। और 1982 में क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1999 में मतदाताओं की कुछ श्रेणियां जैसे कि सशस्त्र बल है और डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट का प्रावधान किया गया। कब? 1999 में। ये पोस्टल बैलेट जो गवर्नमेंट सर्विस के अधिकारी होते हैं, विशेषकर आर्मी है, पुलिस या मतलब जो भी होते, तो उनका जो मतदान है वो पोस्टल बैलेट के जरिए होता है, ठीक है। जबकि प्रवासियों का नहीं होता है और व्यक्तियों का नहीं होता, सिर्फ जो गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर हैं, कर्मचारी, उनके लिए होता है, ठीक है। जो मतदान में लगे हुए होते हैं, जो या फिर जो मतदान देने के लिए अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, उनके लिए स्पेशली। उसके बाद चतुर्थ चरण, इसमें पारदर्शी, चतुर्थ चरण में क्या हुआ था? पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी और टेक्निक का युग आया। कब? 2000 से 2010 का युग, 2000 से 2010 का युग। वो युग, यह युग उम्मीदवार की प्रोफाइल यानी कि सफाई और विश्वास के लिए तकनीक के उपयोग पर केंद्रित था, ठीक है। यह युग उम्मीदवार प्रोफाइल की सफाई और विश्वास के लिए तकनीक के उपयोग पर केंद्रित था। उसमें 2003 में प्रकटीकरण सुधार हुआ। प्रकटीकरण सुधार मीन्स प्रकटीकरण सुधार, उसका मतलब है कि वो भी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के एक अधिदेश के बाद उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक पूर्ववर्त, ठीक है, एंटेंडेंस, इसमें संपत्ति और शैक्षिक योग्यता, संपत्ति और जो प्रॉपर्टी है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैक्षिक योग्यता का खुलासा करना अनिवार्य हो गया। मतलब शैक्षिक योग्यता क्या है उसका खुलासा करना अनिवार्य है, ठीक है। और 2004 में पहली बार, ध्यान रखना, 2004 में पहली बार लोकसभा निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का उपयोग किया गया। देखो व्यापक स्तर पर 1998 में शुरू हो गया था, ठीक है, 1998 में शुरू हो गया था, लेकिन पहली बार 1982 में हुआ था, ठीक है। लेकिन बहुत ये जो लोकसभा में, ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि लोकसभा में पहली बार उपयोग कब किया गया था, लोकसभा में पहली बार उपयोग कब किया गया था? लोकसभा के चुनावों में, आम चुनावों में पहली बार 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में है, तो पहली बार किया गया था 2004 में, ठीक है। और 2004 में पहली बार लोकसभा निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का उपयोग किया गया था। और 2009 में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए गए। जो एग्जिट पोल है 2009 में, उस पर प्रतिबंध लगाए गए। कब लगाया गया था एग्जिट पोल पर प्रतिबंध? 2009 में, ठीक है। और 2009 में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए गए। और मतदान का अंतिम चरण समाप्त होने तक उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता। जब तक मतदान का जो अंतिम चरण है वो समाप्त नहीं हो जाता, इनके मतदान पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते, तब तक आप एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। तो ये 2009 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था एग्जिट पोल। 2013 का नोटा और वीवीपैट आया। जो वीवीपैट और मतलब वीवीपैट जो पर्ची निकलती वो, और जो नोटा है, नन ऑफ द अबव, ये कब आया था? 2013 में आया था। यानी नोटा और वीवीपैट वाला 2013 में आया था। कब आया था? 2013 में, ठीक है। और इसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव पेश किया गया था। इसके निर्णय के बाद, ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आया था नोटा। मतलब जो दोनों को पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या अभी कुछ प्रावधान होना चाहिए था कि किसी ने पिटीशन डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नोटा है वो नोटा वाला कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो 2013 में पहली बार नोटा वाला कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। उसके बाद वीवीपैट क्या है? वीवीपैट ये वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, यानी कि पहली बार नागालैंड के एक उप निर्वाचन में उपयोग किया गया था। कब किया गया था? वीवीपैट का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया था? नागालैंड के एक उप निर्वाचन में। नागालैंड के उप
एक उप निर्वाचन में इसका पहली बार उपयोग किया गया था। और 2013 में लिली थॉमस मामला आया। 2013 में कौन सा मामला आया? लिली थॉमस मामला आया। और सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 2+ वर्ष के कारावास की सजा पाए किसी भी सांसद विधायक को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और 2018 में चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत 2000 और बाद में 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। और चुनावी बॉन्ड की योजना कब आई थी? 2018 में आई थी। कब आई थी? 2018 में आई थी। और 2024 में इसको रद्द कर दिया गया था। किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ओके, उसके बाद पंचम चरण आया समकालीन सुधार 2000, जो कि 2020 से 2026 तक का युग है। ठीक है, 2026 तक का युग है। ये क्या है? समकालीन सुधार यानी अभी वर्तमान हालिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि वर्तमान डिजिटल एकीकरण और मतदाता अनुभव को सुव्यवस्थित करने पर है। वर्तमान डिजिटल एकीकरण और मतदाता अनुभव को सुव्यवस्थित करने पर है। इसमें 2021 में निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम आया। दोहरी प्रविष्टियां हैं उनको हटाने के लिए आधार को मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी से जोड़ने की अनुमति दी गई। ये स्वैच्छिक आधार पर, ध्यान रखना, ये स्वैच्छिक आधार पर। ठीक है, और नए मतदाता है उनके लिए अर्हता तिथि की संख्या में वर्ष में एक बार 1 जनवरी को बढ़ाकर 4 बार कर दी। कितनी? 4 बार। और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक वित्त पोषण फाइनेंशियल रिफाइनेंस के संबंध में सूचना के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसका सूचना के अधिकार का उल्लंघन को देखते हुए हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड को समाप्त कर दिया 2024 में। फिर 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां अधिनियम था। लोकसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। और ये जनगणना के बाद पहले परिसीमन के बाद 15 वर्षीय आवर्ती रोटेशनल और 33% कोटा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों सहित प्रदान करता है। 2025-26 इसमें आंतरिक प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग, जो आंतरिक प्रवासी है, आंतरिक मतलब देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले, तो उनके लिए रिमोट वोटिंग और पायलट प्रोजेक्ट का निरंतर कार्यान्वयन और आगामी परिसीमन चक्र से पहले डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक नामावली का विशेष ज्ञान कुंजेशन किया गया। SIR कॉन्सेप्ट लाया गया। क्या? SIR। ध्यान रखना, जो अभी महिला रिजर्वेशन वाला बिल है वो कांग्रेस के कारण, एक पार्टी के कारण वो फेल हो गया आपका। ठीक है, मतलब जो मेजोरिटी है वो इस बिल को नहीं मिल पाई थी, तो इस कारण ये फेल हो गए, पास नहीं हो पाया। ठीक है, ये PDF उससे पहले का है, नोट्स है, तो अभी हाल ही 2-4 दिन पहले तो ये हुआ था। तो ये हमारा जो 9वां अध्याय है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे 10वां। थैंक यू।